हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर ऑफ दैट इज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टर्स। इसमें क्या है, सबसे पहले हमारे को इन्होंने डायरेक्टर्स का दिया हुआ है दैट हु आर डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स एक्चुअल में अपॉइंटेड होते हैं टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी। डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक ही बात है। बोर्ड और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दोनों ऑल्टरनेटिव टर्म्स है जो कि यूज हो जाती हैं। एज वी नो, जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि क्रिएटेड बाय लॉ है। इसको सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस नहीं होती, कोई फिजिकल माइंड नहीं है, तो इसीलिए इसको मैनेज करते हैं थ्रू ह्यूमन बींग्स। और इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सारे के सारे शेयर होल्डर्स, बिकॉज एक कंपनी में तो बहुत ज़्यादा शेयर होल्डर्स होते हैं, तो इतने ज़्यादा शेयर होल्डर्स जब आते हैं वो इकट्ठे आए और कंपनी को मैनेज करें, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो अगर वो सब करेंगे भी, ऐसी कोशिश भी करेंगे, तो वो मिसमैनेजमेंट हो जाएगी। इसके लिए वो क्या करते हैं, बंदों को अपॉइंट करते हैं जो कि होते हैं डायरेक्टर्स, जो कि उनके बिहाफ पर कंपनी को चलाते हैं, बिजनेस मैनेज करते हैं सारा। लीगल पोजीशन है डायरेक्टर्स की, इनमें दिया हुआ है कि जो डायरेक्टर्स हैं उनकी लीगल पोजीशन होती है, वो एक एजेंट और का भी काम करते हैं। और जब वो एक ट्रांजैक्शन को, किसी भी ट्रांजैक्शन को में एंटर करते हैं, तो क्या होता है उस तब एक वो एज अ एजेंट, बिकॉज उनका प्रिंसिपल तब जो होता है वो कंपनी बन जाता है। और द कंपनी इटसेल्फ इज प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्टेन एक्ट्स। और कंपनी कई बार प्रिंसिपल और एजेंट दोनों हो जाती है उन एक्ट्स के लिए जो कि डेलीगेट नहीं किए जा सकते। उसके बाद है अम, जो कंपनी है वो जो सॉरी डायरेक्टर हैं उनको ऑफिसर भी कहा जाता है। कलेक्टिव बॉडी है डायरेक्टर्स की। जो डायरेक्टर्स हैं उनको कलेक्टिवली, कलेक्टिव जो बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स को उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सिंपली बोर्ड भी कह दिया जाता है। क्वारम की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा नहीं है कि कोई भी आए और मीटिंग करके चला गया। प्रॉपर नोटिस दिया जाता है, प्रॉपर क्वारम होता है। नेक्स्ट चैप्टर में आएगा सब कुछ हमें दैट मिनिमम क्या क्वारम होनी चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, ताकि वो मिलकर डिसीजन ले सके ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी। और उसके बाद है कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेक्शन 149, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 149। ये हमको बताता है मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में। मिनिमम और मैक्सिमम नंबर के डायरेक्टर्स का है कि पब्लिकली 3, प्राइवेट 2 और 1 पर ओपीसी 1% कंपनी 1। अगर इसको मैं लर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, तो कोई भी बात जब प्राइवेट होती है तो दो जानों के बीच में होती है, तभी वो प्राइवेट रह जाती है। जब भी जैसे ही वो दो से बाहर आती है तो वो पब्लिकली हो जाती है। तो आप इसको यूं याद कर सकते हो, प्राइवेट 2, पब्लिकली 3 और 1% कंपनी 1 डायरेक्टर होता है। उसका तो नेम ही सजेस्ट कर रहा है। उसके बाद है, ध्यान रखना मैंने बोला है 149 सेक्शन में मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में दिया गया है। देखो, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में मिनिमम ये पब्लिक 3, प्राइवेट 2, ओपीसी 1, मैक्सिमम 15। 15 डायरेक्टर्स का कोई ऐसे नहीं है कि अगर इन्होंने कह दिया कि हाँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो है 15 ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने से आप क्या कर सकते हो कि डायरेक्टर्स को बढ़ा सकते हो। अच्छा, अब इन्होंने इसमें एक एग्जाम्पशन दी है गवर्नमेंट कंपनी, लेकिन जो गवर्नमेंट कंपनी है वो वहाँ पे ये कह रहे हैं कि उनके पास मैक्सिमम 15 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। और जो गवर्नमेंट कंपनी है वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की भी उसको ज़रूरत नहीं है, वो अपना सब कुछ कर सकती है ठीक ढंग से। लेकिन फिर एग्जाम्पशन उसको नहीं मिलती अगर जो गवर्नमेंट कंपनी है वो डिफॉल्ट कर दे, किसमें, फाइलिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 137 और द एनुअल रिटर्न्स। उसके बाद आइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 137, एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92। ठीक है, ये सेक्शन आप ध्यान रखना, बिकॉज जब भी आपको मेंशन करना पड़ेगा ना, तो जहाँ कहीं भी एग्जाम्पशन में आ जाती है कि गवर्नमेंट कंपनी है या कोई कंपनी है, ये आपको बार बार रेपिटेशन में मिलेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 137, एनुअल रिटर्न्स अंडर सेक्शन 92 विद द रजिस्ट्रार। फिर इन्होंने कहा ऐसी एक एग्जाम्पशन इन्होंने किसको दे दी, सेक्शन 8 कंपनीज को दे दी। वो भी इन्होंने यही कहा है कि उन्होंने भी कोई डिफॉल्ट ना किया हो। देखो फिर रिपीट हो गया है सेक्शन 137 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का और सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न्स का। उसके बाद आ जाता है वुमेन डायरेक्टर। वुमेन डायरेक्टर क्या है, अब हर एक, एटलीस्ट एक वुमेन डायरेक्टर जो है होनी चाहिए बोर्ड में। वो कंपनीज जो कि प्रिस्क्राइब्ड हैं रूल 3 में, कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। और ये हमको कोई लिस्टेड कंपनी है, हर लिस्टेड कंपनी में वुमेन डायरेक्टर एटलीस्ट एक होनी चाहिए। कोई पब्लिक कंपनी है, ठीक है ना, यहाँ पर आप और लगा सकते हो, हर लिस्टेड कंपनी हो और कोई भी पब्लिक कंपनी हो।
जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और मोर, जैसे ही 100 करोड़ और मोर 100 पे पहुंच गई तो भाई आपको वुमेन डायरेक्टर की जरूरत है। अब आपको रखने, आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो कि जो औरतें होती हैं बड़ी शार्प होती हैं, बड़ी इंटेलिजेंट होती हैं वुमेन्स, और जब भी बड़ी 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 कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज हैं, इनको तो भाई फिर ऐसे एक वुमेन डायरेक्टर की तो जरूरत होगी ऑफ कोर्स। और ऐसे ही जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, पब्लिक कंपनीज हैं, जिनकी भैया आप कह रहे हो पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और मोर है, और जो टर्नओवर है वो 300 करोड़ और मोर है, इन दोनों में से ये देखिए यहाँ पर भी और की ऑप्शन है। तो चाहे एवरी लिस्टेड कंपनी हो, चाहे हर पब्लिक कंपनी हो जहां पर 100 करोड़ और मोर हो, जिसकी टर्नओवर जो है 300 करोड़ और मोर हो, वहां पर एट लीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर उसके बोर्ड में होनी ही चाहिए। उसके बाद इन्होंने कहा है for the purposes of having a woman director on the board, it is clarified that the paid up share capital or the turnover, as the case may be, the last audited। हाँ, अब पता है क्या है, अब बच्चा सोचता है कि भाई ये 100 करोड़ हम कब का देखें, मतलब आज लेट्स सपोज की जो टर्नओवर है, आप मानो कि भाई 299 करोड़ थी और 300 करोड़ तो अभी हुई नहीं है पेड अप शेयर कैपिटल, और इसमें से हमको तो एक ही देखनी है ना कंडीशन, अगर फुलफिल होगी तो कब देखें। तो कहते हैं कि चाहे वो पेड अप शेयर कैपिटल, सपोज पेड अप शेयर कैपिटल 99 करोड़ समथिंग कुछ थी या 99 करोड़ थी, तो लेकिन कब देखो, लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड तो देखो होनी ही चाहिए, विदाउट ऑडिटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनकी कोई रेलेवेंस नहीं रह जाती है। तो उनकी लास्ट डेट देखनी है आपको कि कौन सी लास्ट डेट है उसमें, उस लास्ट डेट ऑफ द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अकाउंट में रखना है, उसको देखना है टू बी टेकन इनटू अकाउंट, और सो दैट टू टेक द डिसीजन कि भाई हाँ इनको अब एक वुमेन डायरेक्टर एक चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो आई एम रिपीटिंग टू लर्न इट, सेक्शन 149 में अब तक हमने किया मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। ये हम मैंने बोला था आपको कि जो प्राइवेसी होती है वो 2 में होती है, तो प्राइवेट कंपनी के मिनिमम 2, पब्लिक के 3, 1 पर्सन कंपनी का 1। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर का मैंने बोला था कि 15 हो सकते हैं, लेकिन कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, 15 से ज्यादा भी हो सकते हैं। आपको इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट कंपनी की एग्जम्पशन थी, सेक्शन 8 कंपनी थी, और उनका हमने करा था कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनमें कोई डिफॉल्ट कमिट नहीं होना चाहिए अंडर सेक्शन 137, और एनुअल रिटर्न का सेक्शन था 92। उसके बाद हमने वुमेन डायरेक्टर पढ़ा, ये हमारा सेक्शन 149 ही चल रहा है। इसमें हमने करा कि हम जो भी लिस्टेड कंपनी हो, चाहे कोई पब्लिक कंपनी हो, लेकिन उसकी पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 100 करोड़ और ज्यादा हो, या फिर यहाँ पर भी या ये या इसमें ये हमारे पास ऑप्शंस हैं कि जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 100 करोड़ हो या उससे ज्यादा हो, और जो टर्नओवर है वो 300 करोड़ और ज्यादा हो। तो इसमें क्या है कि पेड अप शेयर कैपिटल और जो टर्नओवर आप कब देखोगे, लास्ट डेट पे देखोगे ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। उसके बाद है compliance by a newly incorporated company, a company which has been incorporated under the act is covered by the provisions requiring appointment of a woman director shall comply with such provisions within a period of 6 months from the date of its incorporation। इसमें क्या है, इन्होंने अब सपोज कोई कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेट हुई है, ठीक है, अब कोई कंपनी है जो न्यूली इनकॉर्पोरेट नई नई बनी है, ठीक है ना, तो वो is covered by the provisions requiring the appointment of the woman director shall comply with such provisions within a period of 6 months from the date of incorporation। तो उसको इन्होंने 6 महीने दे दिए कि भाई आपके पास 6 महीने हैं, आप 6 महीने के अंदर अंदर क्या कर सकते हो, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से आपको 6 महीने दे दिए कंप्लाई करने के लिए। ऐसा नहीं कि भाई बोलो कि अब आज ही करो, अब तुम्हारी मतलब कि तुम डिफॉल्टेड हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने कहा है कि न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, तो जो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी होती है उनको कहीं ना कहीं इन्होंने एक रिलीफ दे दिया है, या आप कह सकते हो टाइम दे दिया है कि आपके पास 6 महीने हैं, और ये 6 महीने जो हैं आपके पास, दीज आर आप इसमें अपने कंप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है फिलिंग ऑफ द इंटरमीडिएट वैकेंसी ऑफ द
वुमेन डायरेक्टर। अब क्या है, इंटरमीडिएट वैकेंसी कौन सी होती है, जो बीच में वैकेंसी हो जाती है, ये कौन फिल करता है, बाय द बोर्ड एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन द इंटरमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और द 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी विच एवर इज लेटर। इसमें क्या है, इन्होंने दिया कि कोई भी वैकेंसी है जो बोर्ड फिल करता है, ठीक है ना, और मतलब कि बीच में हो गई, तो ये ऐसा नहीं है कि भाई आप बोलो कि आज सपोज कुछ भी हो गया, बाय एनी रीजन वैकेंसी अराइज हो गई है और आप कहोगे कि भाई अब कैसे करें, तो इन्होंने आपको 3 मंथ दे दिए, या फिर कह दिया कि इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। अब ये भी तो हो सकता है ना, आज इंटरमीडिएट वैकेंसी अराइज हो गई, कल को आपकी बोर्ड मीटिंग है, आप कैसे बंदा रख लोगे भाई इतनी जल्दी, आप इतनी जल्दी बंदा बंदी कोई भी नहीं रख सकते हो, आपको टाइम चाहिए। तो इन्होंने विच एवर इज लेटर दे दिया कि अब अगर सपोज 3 मंथ है, अगर 3 मंथ नहीं तो दे दिए, तो अब नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग सपोज आपकी चौथे महीने में है, तो आप चौथे महीने में भी कर दो, 5वें महीने में कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बशर्ते आपकी जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग उससे पहले नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। या फिर 3 मंथ्स, अगर वो बोर्ड तो 3 मंथ्स का मिल गया हमें, तो विच एवर इज लेटर आप ये कह सकते हो कि इसमें हमको इन्होंने एक रिलीफ दिया है कि आप नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ्स के हिसाब से कर सकते हो। अब इन्होंने एग्जांपल दिया है, शीतल वॉज ऑक्यूपाइंग द ऑफिस ऑफ अ वुमेन डायरेक्टर इन कंपनी बट ड्यू टू हर सडन डेथ। देखो अब ये शीतल जो है वो ऑफिस ऑक्यूपाई कर रही थी वुमेन डायरेक्टर का, अब वो मर गई। अब 17 मार्च और 2019 को मर गई और एकदम से वैकेंसी अराइज हो गई और जिसको कि भरना था, और वो सिर्फ वुमेन डायरेक्टर थी। अब जो इमीडिएट बोर्ड मीटिंग थी 25 जून थी। अब देखो अगर हम यहाँ से 17 मार्च से अगर हम दिन को गिने तो क्या क्या निकल के आता है, 17 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई से जून, और मतलब कि 3 महीने गुजर गए हैं। 17 जून को 3 महीने गुजर गए हैं, उसके बाद बोर्ड मीटिंग हेल्ड हुई, तो कोई बात नहीं ना, हमने तो पहले ही कहा है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है कि तुम 3 महीने ले लो या बोर्ड मीटिंग उसके बाद होती है, विच एवर इज लेटर। तो इन्होंने कहा कि जो वैकेंसी है वो 25 जून 2019 और विद इन 3 मंथ्स, जो कि अब 17 को तो मर ही गई थी वो, तो विच एवर इज लेटर जो है वो 25 जून है, तो ठीक है, वेरी नाइस, कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें करो आप। उसके बाद आ जाता है रेजिडेंट डायरेक्टर। रेजिडेंट डायरेक्टर में इन्होंने हमको क्या दिया है कि कोई भी जो कंपनी है, अब ऐसे नहीं है कंपनी बना दी, डायरेक्टर्स रख दिए, सारे डायरेक्टर्स भाई उधर कोई, उधर कनाडा बैठा है, कोई अमेरिका बैठा है, कोई ऑस्ट्रेलिया बैठा है, एटलीस्ट तुम्हारा एक डायरेक्टर तो इंडिया में हो। कोई भी कंपनी है तो तुम्हारा एटलीस्ट एक डायरेक्टर तो इंडिया में हो, for a period, total period of not less than 182 days during the financial year। और ऐसा नहीं कि आए शक्ल दिखाए और चल दिए। Who stays in India for a period of not less than, जो कम से कम मिनिमम, नॉट लेस देन मतलब मिनिमम 182 डेज फाइनेंशियल ईयर। देखो यहाँ पर 3 चीजें ध्यान देने वाली हैं रेजिडेंट डायरेक्टर में। At least one director stays in India period minimum 182 days, और ईयर कौन सा है, फाइनेंशियल। यहाँ पर पहले आप कहीं कैलेंडर होता था, कहीं कैलेंडर ईयर मत कर लेना, यहाँ पर अब अमेंडमेंट हो चुकी है, फाइनेंशियल ईयर। However, in case of a newly incorporated company, the above requirement shall apply proportionately at the end of the financial year in which is incorporated। अब फिर यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अगर कोई न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है तो ठीक है, वहां पर वो प्रोपोर्शनेटली देख लेंगे। तो अभी आप कितना ध्यान में रखो, एटलीस्ट वन, नॉट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन से होते हैं, देखो ऐसे जैसे इनका नेम भी बता रहा है कि इंडिपेंडेंट, मतलब कि जिनका कहीं से कुछ लेना देना नहीं है, जिनका कहीं पर कुछ इंटरेस्ट नहीं है भाई, जो अपने इंडिपेंडेंटली राय देते हैं। बिकॉज जो डायरेक्टर्स जो कंपनी है, कई बार वो उसको होता है कि हम कि ये तो नहीं कि भी वो अपने किसी रिलेटिव या फिर अपने किसी नोन टू जो कि कंसर्न्ड पार्टी है उसके बारे में सोच रहे हैं, तो कंपनीज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखना प्रेफर करती हैं, तो कि जो कि उनकी जो आप कह सकते हो कि एक उनकी राय होती है, एडवाइस होती है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज बहुत ही एक्सपर्टाइज लेवल के पर्सन को इस पे रखा जाता है। स्पेसिफाइड पब्लिक कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड। देखो कहा गया है ना कि कुछ स्पेसिफाइड जो पब्लिक कंपनीज है उनको कहा जाता है। इसके लिए भी आएगा कि कौन है वो, कौन सी पब्लिक कंपनीज है, जस्ट आप देखते जाओ।
are required to appoint the independent directors on their board with a view to boost the level of the corporate governance. आपको बूस्ट करना है, अपने लेवल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बढ़ाना है, तो आप अपॉइंट करोगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पब्लिक कंपनीज में। और जो स्पेसिफाइड कंपनीज होती हैं वो बैकबोन होती हैं, क्योंकि भाई किसी भी इकोनॉमी का, और उनको जो मैनेज हो, एंड दे मस्ट बी मैनेज द बेस्ट पॉसिबल मैनर, including adhering to the specified legal provisions, and independent director need to have an इंडिपेंडेंट माइंडसेट, उसका इंडिपेंडेंट माइंडसेट होना चाहिए, जो कि इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए किसी और मेंबर से। एंड अगर कोई वो मेंबर कोई डिसीजन लेता है जो कि इलीगल है, और मैं कह सकती हूँ कि एक बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है इकोनॉमी में, इट मस्ट बी हिंडर्ड बाय द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एट द आउटसेट। तो जो प्रोविजंस है रिलेटेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वो बाद में अच्छे से आएगी। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत वाइड और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो कि हमको आगे देखने को मिलेगा। उसके बाद है इंटरेस्टेड डायरेक्टर। इंटरेस्टेड डायरेक्टर कौन सा हो जाता है? वो भाई जिसका इंटरेस्ट हो। एज द नेम सजेस्ट, इंटरेस्टेड डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर जो कि हु कॉन्स्टिट्यूट्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जैसे एक होता है वो, जब वो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर इंटरेस्टेड हो जाता है ना किसी ट्रांजेक्शन की कंपनी में, सपोज कंपनी कोई ट्रांजेक्शन कर रही है और उसमें वो इंटरेस्टेड हो गया, तो वो इसको हम कहेंगे इंटरेस्टेड डायरेक्टर। तो तब भाई अब पता है क्या है, यहाँ पर हम उनको बोला गया है कि आपका इंटरेस्ट हो गया, चलो ठीक है, आप डिस्क्लोज तो करो ना एक अप्रोप्रिएट फोरम में, अप्रोप्रिएट टाइम पे। ये तो नहीं जब सब कुछ हो जाए उसके बाद बोलो, अप्रोप्रिएट फोरम और अप्रोप्रिएट टाइम आपको चाहिए ना, आप डिस्क्लोज करो। अब कंपनी सपोज अब किसी के साथ कुछ आगे ट्रांजेक्शन किसी और कंपनी के साथ कर रही है, वहां पर आपका भाई बहुत आप ऑलरेडी उसमें पार्टनर हो, या फिर आप ऑलरेडी वहां पर डायरेक्टर हो, जो भी आपका कुछ है, तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ मेरा वहां पर क्या इंटरेस्ट है। यू हैव टू डिस्क्लोज, यू नीड टू डिस्क्लोज the interest of at the time appropriate the forum and at the appropriate time। और जो प्रोविजंस हैं वो भी इसके आगे आएंगी। उसके बाद है एग्जीक्यूटिव एंड द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। इसमें क्या दिया हुआ है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है मे कंप्राइज बोथ एग्जीक्यूटिव एंड द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ऑफ कोर्स जो एग्जीक्यूटिव वाले और नॉन एग्जीक्यूटिव वाले दोनों होते हैं। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो वो मैनेज करते हैं डिफरेंट बिजनेस ऑपरेशन को जो कि कंपनी करती है, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं विच दे हैड ऑपरेट स्मूथली होल टाइम। डायरेक्टर और मैनेजिंग director covered in this category of the directors. In contrast, the non-executive directors participating to the board meetings and discussions related to the framing of the policies for the efficient management of the company. Professional directors and the nominee directors are covered in the category of the directors. Independent directors are type of non-executive directors. ये आप ध्यान रखना कि जो independent directors होते हैं ना, वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, और वो एक्टिव नहीं होते एज एग्जीक्यूटिव on the board, or they are held to liable only if they are knowingly consented to the wrongful act। सपोज किसी को पता चला, मतलब कि पता चलता है कि हाँ ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, उनको कब लायबल हेल्ड करते हैं, तब से पता चल जाता है कि भाई कि उन्होंने जो कोई गलत काम जो हुआ है वो उनकी कंसेंट से हुआ है, वो उनको पता था उसके बारे में। ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर, सेक्शन 152। अपॉइंटमेंट में है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स। जब फर्स्ट सबसे पहले डायरेक्टर्स कंपनी के कौन होते हैं, तो देखो सबसे पहले इन्होंने कह दिया कि जहां पर कोई प्रोविजन नहीं होती आर्टिकल्स में, मतलब कि अगर तो आर्टिकल्स में प्रोविजन है तो उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे हम। लेकिन अगर कोई प्रोविजन नहीं है, if where there is no provision is made in the articles of the company for the appointment of the first directors, तो क्या करते हैं, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम हु आर द इंडिविजुअल्स, उन्हीं को फर्स्ट डायरेक्टर्स मान लिया जाता है। जो सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम है ना, उनको ही फर्स्ट डायरेक्टर्स मान लिया जाता है। उसके बाद है कब तक, जब तक कि जो डायरेक्टर्स है वो अपॉइंटमेंट नहीं होते। ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हो कि जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं, सबसे पहले तो वो आर्टिकल्स के अकॉर्डिंगली, अगर आर्टिकल्स में कोई प्रोविजन ही नहीं है तो सब्सक्राइबर्स टू द मेंबर्स को ही मान लिया जाएगा। कब तक मान लिया जाएगा, जब तक जो डायरेक्टर्स हैं वो अपॉइंट नहीं होंगे। और अगर 1% कंपनी की मैं बात करूं, तो जो इंडिविजुअल है वो एक मेंबर है, उसी को ही उसका फर्स्ट डायरेक्टर मान लेता है। भाई अब तू एक तो है, तेरी कंपनी है, तू ही डायरेक्टर है इसका। ठीक है ना। या तब तक जब तक वो नहीं अपॉइंट करता। ठीक है। उसके बाद आ जाता है इन सिंपल वर्ड्स यूजुअली आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी कंटेन द नेम्स ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर्स। इन केस इट is not so, then the individual subscribers to the memorandum are deemed to the first directors. The corporate bodies, if they are also subscribers, shall not capable of becoming the directors. The first directors shall hold the office
until the directors are duly appointed. In fact, the term of the first directors is limited to the holding of the first annual general meeting. So far as the OPC is concerned, the individual member of the OPC is deemed to be a first director. Thereafter, such member may appoint director or directors. वही चीज इन्होंने दी हुई है कि आप जब तक आपकी AGM नहीं होगी तभी आप करोगे ना, तो आप ये भी कह सकते हो कि जो टर्म है फर्स्ट डायरेक्टर्स की वो लिमिटेड है टू द होल्डिंग ऑफ द फर्स्ट AGM, क्योंकि बिकॉज फर्स्ट AGM होगी तो वहां तो डायरेक्टर्स अपॉइंट हो ही जाएंगे, ठीक है ना। और OPC में वो बंदा आगे किसी को भी अपॉइंट करे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास appointment of the subsequent directors. Save as otherwise expressly provided in this act, every director should be appointed by the company in the general meeting. At a general meeting, the shareholders of the company, that is the owners, gather and take the decisions. Generally, every director shall be appointed by the company in the general meeting except where the Companies Act expressly provides some other procedure for the appointment of the directors. ठीक है, इसमें क्या है देखो, फर्स्ट डायरेक्टर हमने कर लिया कि भाई आपके आर्टिकल्स में होगा, नहीं आर्टिकल्स में है तो आपके जो मेमोरेंडम वाले सब्सक्राइबर्स हैं उनको मान लेंगे टिल द AGM, फर्स्ट AGM, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर उसके बाद सब्सिक्वेंट डायरेक्टर जो फर्स्ट के बाद वाले होते हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं जो भी ये डायरेक्टर होते हैं ऑफकोर्स वो जनरल मीटिंग में होते हैं, ठीक है ना। एट अ जनरल मीटिंग क्या होगा, जो शेयर होल्डर जो कि ऑनर है वो गैदर होंगे, इकट्ठे होंगे और डिसीजंस लेंगे। और जनरली जो हर डायरेक्टर होता है, एवरी डायरेक्टर वो अपॉइंट होगा जनरल मीटिंग में, ठीक है ना। अगर कुछ कंपनीज एक्ट में कुछ किसी का अलग से कुछ बताया हो स्पेसिफिकली तो अलग बात है। अब आप सोचकर देखो, कोई भी कंपनी बनी है भाई, राम श्याम ने सीता गीता और चारों ने मिलकर ये कंपनी बनाई, और आप मानो सबसे पहले तो आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग डायरेक्टर्स को देख लेंगे। अब आर्टिकल्स नहीं है, मेरे को प्रोविजन नहीं, तो जो मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर्स हैं वो बन जाएंगे। अब आप उसके बाद देखो वो चारों इकट्ठे होंगे शेयर होल्डर्स, वही तो डिसीजन लेंगे ना कि किसको बनाना है हमने, ठीक है ना। वही डिसीजन लेंगे कि कौन होगा डायरेक्टर। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा एग्जाम्पल इन्होंने दिया, इट इज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड दैट इन द एक्ट द एडिशनल डायरेक्टर द ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स कैन बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इफ द आर्टिकल्स इन पावर बोर्ड इज। हाँ ठीक है, अगर बोर्ड को पावर दी है ना आर्टिकल्स ने, तो बोर्ड एडिशनल डायरेक्टर और अल्टरनेट डायरेक्टर ये भी कर सकते हैं। एडिशनल डायरेक्टर का क्या मतलब है, आपको और एक डायरेक्टर की जरूरत है। सपोज आपने 12 डायरेक्टर्स रखे हुए हैं, आपको लग रहा है भी हाँ नहीं नहीं 12 से काम नहीं चल रहा हमको, तो 14 डायरेक्टर्स की जरूरत है, हमको 2 बंदों की जरूरत है, तो रख लो एडिशनल डायरेक्टर्स। आपको अगर एक्सप्रेसली आपको आर्टिकल्स जो इम्पावर दे रहे हैं, बोर्ड रख लेगा, बोर्ड जो बाकी 12 हैं वो 12 बोर्ड ऑफ मीटिंग्स रखेंगे और 14 कर लेंगे, 2 बंदों को अपॉइंट कर लेंगे। ऑल्टरनेट डायरेक्टर क्या हो गया, अब एक बंदा बिजी है, सपोज कहीं गया है या कुछ है, तो आप मानो उसकी जगह पर वो मतलब कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर रखा जाता है, तो वो भी अगर जो बोर्ड है अगर उसको एम्पावर किया जाता है तो वो रख लेगा। अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ अपॉइंटमेंट अलॉटमेंट ऑफ दिन, इसमें क्या है, अब भाई आप अपॉइंटमेंट की तो बात कर रहे हो, ठीक है ना। इसमें क्या होनी चाहिए, सबसे पहले दिन। जो पर्सन है शेल बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ओनली व्हेन ही हैज बीन अलॉटेड दिन। अगर उसके पास दिन होगा अंडर सेक्शन 154 और एनी अदर मेंबर एज बी प्रिस्क्राइब्ड। जो पर्सन है जो भी अपॉइंटेड होगा एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, अगर उसके पास डिन होगा, अगर डिन नहीं है तो जय श्री राम, जाओ आप, फिर कोई मतलब आपको नहीं हम अपॉइंट कर सकते, ठीक है ना। तो आपके पास डिन होनी बहुत जरूरी है। और एनी अदर मेंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, providing of dean and the furnishing of declaration by the proposed director. Every person proposed to be appointed as a director by the company general meeting or otherwise shall furnish his dean or such other members may be prescribed under section 153. Further, he shall also furnish a declaration that he is not disqualified to become a director. बिल्कुल ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पर क्या बताया है कि जो भी पर्सन है जिसको भी प्रपोज है पर्सन कि ये डायरेक्टर अपॉइंटमेंट हो सकती है उसकी एज अ डायरेक्टर कंपनी में जनरल मीटिंग में या फिर कैसे भी, तो उसको फर्निश करना होगा अपना डिन और सच अदर नंबर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, या फिर अगर कोई उसके पास दिन नहीं हो, अगर कोई और प्रेस्क्रिप्शन दी रखी है कि नहीं आप ये नंबर भी दे सकते हो, तो फर्दर उसको फर्निश करनी पड़ेगी, डेक्लेरेशन भी देनी पड़ेगी कि आप डिस्क्वालिफाइड नहीं हो, आप डायरेक्टर बन सकते हो, ठीक है। रिटन कंसेंट, और जो पर्सन है जो कि अपॉइंट होगा वो तब तक नहीं डायरेक्टर बन सकता जब तक वो अपनी रिटन कंसेंट ना दे दे कि भी हाँ मैंने होल्ड ऑफिस करूंगा,
मेरी कंसेंट है इसमें, और जो वो कंसेंट देगा वो DIR2 में देगा कंपनी को, और जो कंपनी होगी वो विद इन 30 डेज टू रजिस्ट्रार देगी DIR12 में, ठीक है, अलॉन्ग विद फीस। और एग्जाम्पल दे रखी है इन्होंने, मिस्टर नरेश जो हैं wants to appoint himself as director in Global Services Private Limited. Mr. Naresh is required to apply for DIN. If he does not have the DIN, thereafter he can be appointed as a director in Global Services Private Limited by giving a written consent. हाँ ठीक है, तो कहते हैं अगर इसको नरेश को खुद को अपॉइंट करवाना है डायरेक्टर में, ये कंपनी दे दी इन्होंने ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में, तो पहले तो इसको डिन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर डिन नहीं है तो अपॉइंट नहीं कर सकते ये, ठीक है ना, जस्ट बाय गिविंग कंसेंट, रिटन कंसेंट DIR2 में। उसके बाद है जो ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है, उनको फाइल करनी पड़ेगी कंसेंट नरेश की विद इन 30 डेज। उसके बाद है टू द रजिस्ट्रार explanatory statement in the case of the appointment of the independent director. In case of an independent director is appointed in general meeting, an explanatory statement for such appointment annexed to the notice for the general meeting shall include a statement that in the opinion of the board he fulfills the conditions। ठीक है, तो इसमें इन्होंने कह दिया कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है जो कि अपॉइंटेड है जनरल मीटिंग में, an explanatory statement for such appointment annexed to the notice for the general meeting shall include a statement that in the opinion of the board he fulfills the condition, ठीक है ना, उस अपॉइंटमेंट के लिए। उसके बाद एग्जाम्पशंस दे दी इन्होंने, एग्जाम्पशंस जो थे हम, सेक्शन 152 रिगार्डिंग फर्निशिंग ऑफ कंसेंट फैक्टर्स शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी में, यहाँ पर एक फिर एग्जाम्पशन है, ठीक है। और सिमिलर एग्जाम्पशन है किसके लिए, सेक्शन 8 कंपनीज के। फिर वही आ गया कि सेक्शन 137 में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए और सेक्शन 92 में भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए एनुअल रिटर्न में। अभी ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय रोटेशन। ये मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगी, ठीक है, और उसमें एक हम थोड़ी सी रिवीजन भी कर लेंगे हमने क्या किया है। अभी के लिए मैं ये क्लास, आज का ये जो लेक्चर है ये वाइंड अप कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू, बाय बाय।